न्यूज चैनलों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, पिछले कई दिनों से एक खबर की चर्चा हर जगह है और वह है प्रयागराज में हुआ अतीक हत्याकांड। लेकिन इसके इतर राजनीतिक गलियारों में एक इंटरव्यू को लेकर भी तीखे सवाल जवाब हो रहे हैं। हालांकि यह खबर देश के बड़े अखबारों और मेनस्ट्रीम मीडिया से गायब-सी रही। विपक्षी पार्टियां इसके सहारे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में जुटी हैं। इस इंटरव्यू को अब तक YouTube पर 35 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यह इंटरव्यू 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने न्यूज वेबसाइट द वायर के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिया है। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता और कई अहम पदों पर रहे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला है। इन आरोपों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी है। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद सत्यपाल मलिक पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक के बयानों को लेकर हंगामा हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब उनके बयानों से उनकी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सवाल है कि आखिर सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसने उन्हें न सिर्फ लोकसभा चुनाव का टिकट दिया बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर 4 राज्यों के राज्यपाल का पद तक दिया। क्या इसमें उनके राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं? उनके कहे का कितना वजन है? वे अपने पीछे जिस जाट समाज और किसानों के समर्थन का दावा करते हैं, आखिर उनके दावे में कितना दम है? इन्हीं सबको जानने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले यह समझा कि सत्यपाल मलिक कौन है। उनके 50 साल लंबे सियासी सफर पर नजर दौड़ाने से आपके लिए इन सवालों के जवाब तलाशना आसान होगा। सियासी सफर में कई पार्टियां बदली। सत्यपाल मलिक खुद को लोहियावादी बताते हैं। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज छात्र संघ से शुरुआत की। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में बागपत के हिसावदा गांव में 24 जुलाई 1946 को हुआ। वे बताते हैं कि 2 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री बताते हैं कि सत्यपाल मलिक को राजनीति में लाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव लड़ा और महज 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए। पहला विधानसभा चुनाव सत्यपाल मलिक ने करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीता था। 1980 में लोकदल पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके शासनकाल में लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल गए थे। 1987 में राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, जिसके खिलाफ वीपी सिंह ने मोर्चा खोल दिया और इसमें सत्यपाल मलिक ने उनका साथ दिया। कांग्रेस छोड़ सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई जो साल 1988 में जनता दल में मिल गई। 1989 में देश में आम चुनाव हुए। सत्यपाल मलिक ने यूपी की अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अलीगढ़ से चुनाव लड़ा। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं, जाट नेता के तौर पर अलीगढ़ में उनकी बुरी हार हुई। वे चौथे नंबर पर रहे। उन्हें करीब 40,000 वोट पड़े, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को करीब 2,30,000 वोट पड़े थे। इस चुनाव ने यह बताया कि अब वे बड़े जाट नेता नहीं रहे हैं। करीब 30 साल सत्यपाल मलिक मोटे तौर पर समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन 2004 में वे बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी की टिकट पर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़े। यह चुनाव भी उनकी जाट नेता की अस्मिता के लिए एक परीक्षा की तरह था, लेकिन इसमें वे फेल साबित हुए। अजीत सिंह को करीब 3,50,000 वोट पड़े तो तीसरे नंबर पर रहे सत्यपाल मलिक को करीब 1 लाख वोट मिले। 2005 से 2006 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष, 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया गया। हेमंत अत्री कहते हैं,
बीजेपी ने हार के बावजूद सत्यपाल मलिक को अपने साथ रखा। 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये वो दौर था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही थी और उसे एक जाट लीडर की तलाश थी। उसी समय सत्यपाल मलिक का नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत संवाद हुआ और संबंध बना। 2014 में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए और 30 सितंबर 2017 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। करीब 11 महीने बिहार का राज्यपाल रहने के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक वे गोवा के और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक वे मेघालय के राज्यपाल रहे।